दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। ये घटना चक्र से हम देख रहे हैं दोस्तों, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, क्योंकि हर जगह पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी वर्तमान में जो एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश PCS मेंस, उत्तर प्रदेश PCS RO ARO, उत्तराखंड में भी काफ़ी एग्ज़ाम है। तो हर स्टेट के चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ जो है पॉलिटी से, राज्य व्यवस्था एवं शासन से प्रश्न जो है बनते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे लगेगा कि एक्सप्लेन करना है वहाँ पे करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कम समय में जो है ज़्यादा प्रश्नों को कवर करना, क्योंकि हमारा जो ये सीरीज़ है फास्ट रिवीजन सीरीज़ है। हमारा टारगेट ऐसा नहीं है कि बस 2 घंटा जो है समय आपका ख़राब हो जाए और सिर्फ 50 क्वेश्चन ही कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। चलिए दोस्तों देखते हैं भारत का संवैधानिक जो है विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम जो है 1773 से 1853, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित जो अधिनियम 1858 से 1947 जो है कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। इम्पोर्टेंट क्या है देखिए, 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको डबल स्टार लगा लीजिए। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष जो है 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यद्यप चीन के साथ चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही जो है जो सिविल सेवा है, इसकी भर्ती एवं चयन हेतु जो है खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। जब ब्रिटेन में जो है परीक्षा सिविल सर्विस की होती थी, किसकी? ICS की, इंडियन जो है सिविल सर्विसेज की, तो भारत में भी उसी समय आयोजित होने लगा। हम देखेंगे दोस्तों वे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर A। डिटेल में देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना जो है 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला स्टेटमेंट, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया। तो बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, जो कि बिल्कुल गलत है। अभी हमने देखा एलिजा एम्पे, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आंसर पहला सही। प्रश्न संख्या 3 देखिए दोस्तों, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के माध्यम से किया गया। वहीं बात करें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है अभी आपने देखा जो रेगुलेटिंग एक्ट यानी नियामक अधिनियम 1773 के माध्यम से किया गया। तो ए का हो गया आपका 2, बी का क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति है, तो ये जो है चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से किया गया, तो सी का 3। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति है, तो ये जो है चार्टर अधिनियम 1833 के माध्यम से, तो डी का हो गया 4, यानी 2, 1, 3, 4। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन जो है बी सही है। चलिए डिटेल में देखते हैं। नियामक अधिनियम, हिंदी में बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट को ही नियामक अधिनियम 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ इसी एक्ट के माध्यम से। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, चार्टर अधिनियम 1813, इंग्लिश मिशनरियों को जो है भारत में कार्य करने की अनुमति दिया गया। जो चार्टर अधिनियम 1813 है, इसके माध्यम से इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से संबंधित है। निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो 1813 का चार्टर एक्ट बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, यस। तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो इन तीनों ने ही जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। तो आंसर अपना सही हो जाएगा, चूँकि तीनों पॉइंट सही है तो ये हो जाएगा आंसर डी। चलिए डिटेल में देखते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वे चाहते थे कि जो भी छोटे पद हैं उन पर कार्य करने के लिए उनको जो है कर्मचारियों की आवश्यकता थी, और साथ ही अपने जो है अंग्रेजी और अपने धर्म ईसाई धर्म का भी भारत में प्रचार करना था। तो उन्होंने पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को जो है बढ़ावा दिया। अब आगे देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने यानी ग्रांट की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। तो लॉर्ड मैकाले को ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। और आज स्थिति देखिए, आज हर आदमी जो है अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना चाहता है। तो इंग्लिश का पूरा बोलबाला हो गया है अभी, और इंग्लिश अभी एक वर्ल्ड लैंग्वेज भी बन गया है, तो मजबूरी भी है सीखना। लेकिन जो हिंदी की दुर्गति हो रही है, इसे हम लोगों को समझना चाहिए और उस पर भी बल देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्वकर्ता थे। प्रश्न संख्या 5, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये है दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके माध्यम से जो है चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। देखिए 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए।
तो 1813 के द्वारा चाय चीनी तक सीमित था, 1833 में टोटली जो है समाप्त कर दिया गया व्यापार। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या जो है 6, थोड़ा सा स्पीड में हम लोग चलेंगे दोस्तों, ताकि जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा पॉइंट है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य यानी क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। तीसरा पॉइंट देखिए, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, तो इसमें जो है ये गलत है। 1813 पहला पॉइंट सही है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। दूसरा पॉइंट देखिए, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य यानी क्राउन की संप्रभुता को मजबूत किया। ये बात सही है, लेकिन तीसरा इसलिए गलत है कि भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये पॉइंट गलत है। चलिए अब देखते हैं डिटेल में इसको। चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। समाप्त कर दिया गया कब? ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। बाकी सब व्यापार समाप्त किया गया, लेकिन चीनी और चाय का व्यापार जो है चालू रहा, लेकिन बाद में 1833 के द्वारा इसको भी समाप्त कर दिया गया। आगे देखिए, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, फिर भी यानी तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं था। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया। कब लाया गया? ब्रिटिश संसद के अधीन जो है राजस्व को कब लाया गया? 1858 में। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद जो है 1858 के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 7, किस अधिनियम ने भारतवासियों के अपने देश में के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये है चार्टर एक्ट 1833। आंसर ए सही है। देखते हैं डिटेल में दोस्तों। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण यानी कलर अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। ठीक है, कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी रही। ठीक है, ये प्रश्न जो है यूपीपीसीएस प्री 2012 में पूछा गया था। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। ठीक है, 1858 के द्वारा भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। सीधे सीधे जो महारानी है ब्रिटेन की, वो जो है सर्वे सर्वा हो गई। ठीक है, और भारत का जो है प्रथम वायसराय किसको बनाया गया? डबल स्टार लगाइए, लॉर्ड कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का प्रथम वायसराय बना। चलिए आगे देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का भी प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो भारतीय प्रतिनिधि को कौन से एक्ट के तहत जो है कानूनी प्रक्रिया में शामिल किया गया दोस्तों? तो ये 1861 अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखते चलिए।
इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। देखिए, अब 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, इससे क्या हो गया कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, वार्षिक बजट पर बहस करने के लिए भी अलाउ किया गया तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का जो है अधिकार नहीं दिया गया। देखिए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ये भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है डबल स्टार लगाइए। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। ठीक है, इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। किसको? देखिए, प्रथम जो है शामिल इसको किया गया भारतीय को सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसको डबल स्टार लगाइए। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानसभा मंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। ठीक है, प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का जो है प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही जो हमारा संविधान लिखा गया, काफ़ी चीज़ें यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो पूछेगा आपसे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। आगे देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था किया गया। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उस पर हम ज़्यादा जोर देंगे। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा कि बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया। ऑप्शन दे देगा, एक मान लीजिए कि 1920, एक दे देगा 1937 और ऐसे ही जो है ऑप्शन 3, 4 करके दे देगा। तो जब आप पढ़े रहेंगे कि बर्मा को जो है भारत से अलग किया गया कौन से अधिनियम के तहत? 1937 अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए, तथा 2 नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का भी निर्माण हुआ। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1937 के द्वारा ही।
आगे देखिए, इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसके द्वारा ही हमें जो है आज़ादी मिली। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया। वायसराय का पद किसने समाप्त किया? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। अब देखेंगे प्रश्न जो पूछे गए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा ही जो है बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो आंसर हमारा बी सही है। संख्या 2 देखिए, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ये दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, मार्ले मिंटो 1909 के द्वारा ही ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, स्थापना की गई? तो कब है बताइए? तो वो जो है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। तो ऑप्शन ए दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन ए क्या दिया है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, गलत हो गया। बी देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1909, ये भी सही नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए डिटेल में देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। अगर ये पूछता कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था कब की गई, तो आप लिखेंगे 1 अक्टूबर 1937। किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुयर थे। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गुयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न 4 देखिए दोस्तों, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? किस वर्ष में स्थापित किया गया जब पूछेगा तो 1 अक्टूबर 1937 प्रश्न जो है आंसर भी हो जाएगा हमारा 1937। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए दोस्तों, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। अभी देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन जो है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? ठीक है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, ये सही नहीं है। तीसरा देखिए, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण, ठीक है। 1 और 3 सही है। ऑप्शन जो है सी टिक कीजिए। चलिए डिटेल में देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध यानी ड्यूल शासन की व्यवस्था की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया। पहला जो है आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति
उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के बीच भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। तो दोस्तों, अंग्रेजों का रूल ही था डिवाइड एंड रूल, ताकि जो है भारतीय समाज को विभिन्न जातियों में, वर्गों में तोड़ दिया जाए और उन्हें कमज़ोर करके रखा जाए, तभी तो वो शासन कर सकते थे। चलिए प्रश्न देखिए 8। ये निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1919। ये देखिए झारखंड पीसीएस प्री 2021 में पूछा गया है कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की किसने किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। आंसर डी सही है। आगे देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ डिटेल में दिया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब? भारतीय जो है विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो आंसर जो है सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन, राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट अवधि प्रथम बैठक जो है 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन, केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष कहलाता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित, 40 मनोनीत, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया। जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143, 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत तथा फिर 145 यानी 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो आंसर सी सही है, 1919 एक्ट। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? आंसर सी सही है, 1919 एक्ट। एमपीपीसीएस देखिए 2000 प्री में आ चुका है प्रश्न ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। मॉन्टेग्यू 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुति की गई। दूसरा दिया है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो देखिए इसमें जो है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई, बिल्कुल गलत है। सभी महिलाओं के लिए नहीं बल्कि विशेष वर्ग के लोगों के लिए ही था, विशेष महिलाओं के लिए ही था ये। दूसरा सही है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधान मंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो दूसरा पॉइंट सही है। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो आंसर हो जाएगा केवल दूसरा, बी पॉइंट। डिटेल में देख लीजिए, ये IAS प्री 2021 का क्वेश्चन है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए था, इसलिए जो है पहला गलत, और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है।
दोस्तों अभी देखते हैं प्रश्न संख्या 12। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला पॉइंट, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट देखिए, भारतीय सिविल सेवा में सन 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो जो ICS का एग्ज़ाम है, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, बाद में जो है देश की आज़ादी के बाद अब ये एग्ज़ाम जो है UPSC कंडक्ट करती है, ठीक है, IAS IPS IFS विभिन्न तरह के। तो उस समय 1941 में क्या हुआ कि यूरोप वासियों से ज़्यादा कैंडिडेट जो है भारतीय हो गए, ठीक है, ये बिल्कुल पॉइंट सही है। शुरू हुआ 1919 में प्रावधान के साथ और 1941 में हमारे जो भारतीय कैंडिडेट हैं वो जो है यूरोप वासियों को बीट कर गए, तो ये बिल्कुल पॉइंट सही है दोस्तों। और ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश PCS RO-ARO 2021 में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा C, 1 और 2 दोनों सही हैं। केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए। ऑप्शन ए देखिए, 1926, 1937 और 1945। तो दोस्तों भारत शासन अधिनियम जो है 1919 के तहत जो है 1926 में और 1945 में जो है केंद्रीय जो है विधान सभा का जो है चुनाव हुआ। तो ये ऑप्शन हो जाएगा अपना ए सही है और सी सही है। देखते हैं आगे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ए निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो आंसर यहाँ पे जो है सी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या देखिए 22। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में जो अवशेष शक्तियाँ हैं ये जो है गवर्नर जनरल को दिया गया। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है कितना इम्पोर्टेंट है। यूपी PCS मेंस 2008 में और IS प्री 2018 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये जो है सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या जो है 23। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ। 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, ठीक है। तो देखिए देश के लिए लिखित संविधान, ठीक है, ये गलत है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि जो है ये बिल्कुल सही है। एक संघ की योजना पर विचार, ये भी सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित यानी नॉमिनेट किया जाना, तो ये नीचे के तीनों पॉइंट सही है। लिखित संविधान जो है हमारा ये जो है 1949 में जो है बनकर के तैयार हुआ और इसमें जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो है काफ़ी रोल रहा। तो पहला जो है इसमें गलत है। देखिए डिटेल में, भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। प्रश्न संख्या 24 देखिए दोस्तों, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों पहला तो ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली नहीं। 1946 जो अधिनियम है, 1947 अधिनियम है उससे स्वतंत्रता मिली। सी भी गलत है। डी देखिए, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, ये भी गलत है। केवल पहला सही है, ठीक है, कि भारतीय जो संविधान का स्रोत है बिल्कुल सही है 1935 अधिनियम। तो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न संख्या जो है 25। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप
वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। चलिए दोस्तों, देखते हैं अभी संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया जो है। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग जो है 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने किया था। रांची जो कि झारखंड में है, पहले जो है बिहार और झारखंड एक साथ ही था, ठीक है। तो मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे जो है याद रखिएगा। वर्ष 1934 पे ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी पटना में मई 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की जो है मांग की गई, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन योजना कब आई? 1946 में, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 यानी 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। उस समय दोस्तों भारत में जो है 567 देसी रियासतें थी, ये याद रखिएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटों यानी ब्रिटिश भारत को आवंटित, इनमें से कांग्रेस को जो है 208, मुस्लिम लीग को 73 यानी 73, छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन से देसी रियासतों ने भाग लेना शुरू किया था, ठीक है। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। जो मताधिकार है, जो वोट देने का अधिकार है, वो टैक्स, एजुकेशन एवं प्रॉपर्टी के आधार पर सीमित था। देखिए 20 नवंबर 1946 को वायसराय से निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो याद रखिए 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों, जिनमें जो है 9 महिलाएं भी थी, उन्होंने हिस्सा लिया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत हुए विभाजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कि कौन सी योजना के तहत जो है विभाजन हुआ था, तो 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के तहत
विभाजन के परिणामस्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान के सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटाकर 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि। अभी देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितना समय लगा था संविधान बनने में? 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन। लेकिन जब आप लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर 2 वर्ष 11 माह 17 दिन समय मिलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जिस दिन लागू हुआ उस दिन को काउंट नहीं किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, टोटल कितने अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के लिए। संविधान के लिए देखिए 11 अधिवेशन हुए, कुल 165 दिन, अवधि कुल 165 दिन, जिसमें से 114 दिन के संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर 284, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? 284 सदस्यों के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय BN राव, इनका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट, 15 थी। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा राजकुमारी अमृत कौर, तीसरा सरोजनी नायडू, चौथा सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुथून, बेगम एजाज रसूल, 14वां एनी मस्करीनी तथा 15वां अम्मू स्वामीनाथन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये स्टेटमेंट है ग्रेनविल ऑस्टिन का कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया। अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, तो ये पहले स्वराज पार्टी ने 1934 में रांची में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो अभी हमने देखा था MN रॉय ने। ठीक है, MN रॉय। तो आंसर ए टिक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार MN रॉय ने दिया था। प्रश्न संख्या 3 देखिए दोस्तों। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन कब आया था इंडिया में? 1942 में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चलिए देखते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? तो ये आया था दोस्तों 22 मार्च 1942 को। उस समय ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल।
ठीक है। और जो स्टैफर्ड क्रिप्स हैं वे जो है युद्ध मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे और ये जो है ब्रिटेन के एक वामपंथी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारतीयों की मदद के लिए, भारतीयों का सपोर्ट के लिए जो है क्रिप्स मिशन लेकर के ये इंडिया में आए थे। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है IAS प्री 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। दोस्तों ये दोनों पॉइंट सही है, आंसर जो है ये सी होगा। यहाँ पर दिया है केवल दूसरा सही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित या मनोनीत सदस्य होंगे, ये दोनों प्रस्ताव था। चलिए अब घटना चक्र का ही जो है आपको दिखाते हैं आगे डिटेल। पहला पॉइंट भी बिल्कुल सही है। चलिए देखिए, युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव क्या था कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा इसके बाद संविधान निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। सेकंड पॉइंट पे ध्यान दीजिए, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, तो दोनों ही सही है, पहला भी सही है और सेकंड पॉइंट भी सही था, तो आंसर जो है गलत दिया है, आंसर सी होगा 1 और 2। ठीक है, यदि कोई प्रांत या नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो वह अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये है आंसर दोस्तों, 10 लाख व्यक्ति जो है। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक जो है प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या जो है 6, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आंसर ए हो जाएगा, विलियम ओड, जबकि पैथी क्लारेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। चलिए डिटेल में यहाँ पे है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत? नहीं। क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत? जी नहीं। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 के, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या अभी देखिए 8, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कौन थे उपसभापति 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू। डिटेल में देखिए, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे? तो इसमें जो है दोस्तों
डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। देखिए डिटेल में, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946। आगे देखिए, इसमें सी राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। प्रश्न संख्या 10 देखिए, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, घोषणा किया गया था 24 अगस्त 1946 को। ऑप्शन जो है ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए दोस्तों, वेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो वेवल योजना बिल्कुल सही है। वेवल का योजना था कि संख्या जो है समान हो। वेवल का विचार था कि एक ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा जो है बच सकता था। ठीक है, तो पहला सही है बिल्कुल। कथन की वेवल योजना के अनुसार जो है कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। लेकिन जो कथन दिया है, वेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कथन बिल्कुल सही है, जो कारण दिया है वो गलत है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कथन सही है पर कारण गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। ऐसा नहीं है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, बल्कि टैक्स जो लोग कर दे रहे हैं, शिक्षा, इस पे आधारित था, शिक्षित है कि नहीं है, और संपत्ति, जो लोग जो है पैसे वाले अच्छे जो है अमीर आदमी, इन्हीं लोगों को अलाउ था, सबको अलाउ नहीं था वोट देना, मताधिकार देना। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया गलत। दूसरा देखिए, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नहीं, प्रत्यक्ष नहीं। तीसरा है वह बहुदलीय निकाय थी। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। 3 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। अभी हमने आपको बताया भी था, इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल नहीं था, ये सही है। आगे देखिए, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। बहुदलीय तो थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये पॉइंट सही है। तो ए और डी जो है स्टेटमेंट सही है। देखते हैं किसमें है। ऑप्शन ए टिक कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 14 देखिए, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसमें बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया गया और उनमें जो है प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। बिल्कुल करेक्ट है। हमें पता करना है कि कौन सा कथन जो है गलत कथन कौन सा है। ठीक है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, गलत है। ठीक है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, बल्कि एक सीमित लोगों तक था, जो लोग टैक्स दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसलिए ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। जो कि यहाँ दिया है सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर था, तो इसलिए जो है यही पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो आंसर हो जाएगा अपना सी जो है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को
ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बताइए। नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, नहीं। आगे देखते हैं ऑप्शन। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि विभिन्न जो है प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया। ऑप्शन डी दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, नहीं। तो ऑप्शन केवल सी सही है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, नहीं, सीधे निर्वाचित नहीं हुए थे। ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा गलत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ये भी सही नहीं है। सी सही है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ऑप्शन सी। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन सी से है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 17। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तभी हमने देखा, पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये प्रांतीय सभाओं के द्वारा जो है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। प्रश्न संख्या 18। संविधान सभा के चुने हुए सदस्य अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइए। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, S राधाकृष्णन। आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको जो है निर्विरोध चुना गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। प्रश्न संख्या 11। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए जो है देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ऑप्शन जो है सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये UPPCS मेंस 2013 में पूछा गया है। आंसर सी सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 21। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, कब चुना गया? अभी देखे थे, बताइए हम लोग। तो दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सभा का सभापति चुना गया, दिसंबर 1946 में। और ये जो है BPSC बिहार PCS एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए। तो ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या देखिए 24। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। डिटेल में देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। SC मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। संख्या 25 देखिए। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई, कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगाइए इसको। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 27। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दिसंबर जो है 1946 ईस्वी में।
क्वेश्चन जो है काफ़ी रिपीट होंगे दोस्तों, क्योंकि ये तो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर PYQ हम देख रहे हैं। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। उत्तर प्रदेश PCS प्री 1990 में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 30 देखिए। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव यानी प्रियम्बल रखा था? तो ये जो है 5वीं जो बैठक हुई उसमें जो है जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो 5वीं में। आंसर डी सही है। चलिए 31, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था पारित? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। चलिए डिटेल में देख लीजिए थोड़ा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 32। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो आंसर ए सही है, जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। अभी देखिए प्रश्न संख्या जो है 34। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है सही है? ठीक है। तो पहला है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। देखिए पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जो प्रीएम्बल है उद्देशिका है बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जी हाँ। तीसरा पॉइंट है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल इसमें सही है। अगला है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं? नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए देखिए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 3 4 था, और ऑप्शन 2 3 4 और ऑप्शन डी है सभी चारों। तो ऊपर के तीनों पॉइंट सही थे। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों जिसमें संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। तो ये ऊपर के तीनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो टोटल जो है इसमें आपके जो है 12 अधिवेशन हुए। आंसर जो है सी सही है। चलिए डिटेल में देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था, और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल जो है अवधि 165। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः जो है 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार निकटतम जो सही विकल्प है वो सी होगा। ठीक है। यहाँ पर जो है 12 आंसर जो है सी हो जाएगा। 11 अधिवेशन हुए थे, लेकिन इसके बाद जो है 24 जनवरी 1950 को जो मिले थे, अगर उसको हम काउंट करते हैं तो 12 आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 36। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए आप। तो ये है 24 जनवरी 1950 ईस्वी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अभी देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 38।
सूची X को सूची Y से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे जो है दिए गए खुटों का प्रयोग करके सही उत्तर आपको चयन करना है। ठीक है, सूची X देखिए और सूची Y देखिए आप। ठीक है, चलिए देखते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो है कौन थे? तो HC मुखर्जी जो है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, यानी ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए का क्या हो गया? 4। चलिए और देखते हैं। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो है, तो ये जो है KM मुंशी, यानी बी का क्या हो जाएगा? बी का आपका 3 हो जाएगा। सी देखिए, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य जो है, तो ये जो है VT कृष्णमचारी, यानी सी का 1 हो गया। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो कौन बच गए? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू, यानी डी का 2 हो गया। अब ऑप्शन देखते हैं जिसमें 4 3 1 2 हो। 4 3 1 2, आंसर जो है बी हमारा सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान PCS में पूछा गया है। चलिए यहाँ पे डिटेल में भी दे दिया गया है, एक बार देखते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व VT कृष्णमचारी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। HC मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 39, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश लोअर PCS 1998, फिर झारखंड PCS 2003, उत्तराखंड 2007, UP PCS 2014। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आंसर सही है BN राव, आंसर सी। प्रश्न संख्या 40 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया, ये जो है BN राव के द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। BN राव के मूल प्रारूप में जो है 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 देखिए, संविधान सभा में भारतीय संविधान का जो तृतीय वाचन है वो हुआ था 17 नवंबर 1949। तो कोई भी जो है इसमें विकल्प सही नहीं है, क्योंकि देखिए 14 नवंबर है, 25 है, 14 25 है और 1949 में हुआ था। ठीक है, तो 48 वाले तो ऐसे ही काट दीजिए। ठीक है, अब बच गए दो, 14 नवंबर 25 नवंबर, चूँकि ऑप्शन कोई सही नहीं है। यहाँ पे याद रखिए 17 नवंबर 1949 को, 17 नवंबर 1949 से स्टार्ट हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। कुछ कुछ प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे परीक्षा में भी, जिनके आंसर जो है सही नहीं रहते हैं, बाद में आयोग बोलेगा कि इसको हटा देते हैं, ये कर देते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 42 देखिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और लागू कब हुआ? तो ये देखिए 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। प्रश्न संख्या 43, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अंगीकृत मतलब एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न संख्या देखिए 44, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान की को जो है स्वीकृत किया गया था। कब किया गया स्वीकृत? 26 नवंबर 1949 को। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी जो है, सी टिक कीजिए। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो जो है 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? स्वीकृत कब किया गया? अंगीकृत कब किया गया? भाषा को बदल सकता है, उसको समझना है आपको। 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ, लागू हुआ। आंसर ए सही है।
47 संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, कोई ना कोई रीजन होगा, देखते हैं। तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। जो 26 जनवरी है 1930 को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनाया था, इसीलिए जो है 26 जनवरी को ही लागू किया गया 1950 में। ठीक है, देख लीजिए डिटेल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु कि हम भूल न पाएँ उस चीज़ को, भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो ये जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को बनकर जो है तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा जो है अंगीकृत हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 49, भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और अधिनियमित किया गया। प्रश्न संख्या देखिए 50, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये जो है संविधान सभा द्वारा जो है अधिनियमित किया गया। दोस्तों हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि कम समय में हमें ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है, क्योंकि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, फास्ट रिवीजन कर रहे हैं घटना चक्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, अभी हमने देखा था। तो ये जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। यूपीपीसीएस मेंस 2013, यूपीपीसीएस मेंस 2015। तो क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से हुआ था बताइए? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बम्बई प्रेसिडेंसी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए प्रश्न संख्या जो है 53, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? ठीक है, तो ये जो है 20 है, ये देखिए 1891 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और मृत्यु जो है 1956 में हुआ। डिटेल में देखिए, भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। ठीक है, प्रश्न संख्या जो है देखिए 54 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। आंसर कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। जी हाँ, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। तो दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये IAS जो है प्री 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत के संघ के नाम गठन का जो है प्रावधान किया गया था। अभी देखिए प्रश्न संख्या 55, नीचे जो है 2 वक्तव्य यानी 2 स्टेटमेंट दिया गया है,
एक में जो है कथन यानी स्टेटमेंट है, एक में रीजन आपका रहेगा कारण। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नीचे दिया है रीजन, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। तो कौन सा सही है बताइए। देखिए, तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जी हाँ, पहला जो कथन है स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये पॉइंट भी सही है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ए और आर दोनों सत्य है, यानी कथन और रीजन दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है। 56 संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने किया था? मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कहा था? मौलाना आज़ाद ने। चलिए देखते हैं डिटेल में। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया। प्रश्न संख्या 57 निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए? तो ये जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था। अभी देखिए प्रश्न संख्या 58 निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? ठीक है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, जिनके लिए भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। देखिए प्रश्न संख्या 58 देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। ये बात जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 59 अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये जो कथन है ये है आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स का मानना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। अब देखिए प्रश्न संख्या जो है 60 किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये जो है ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह जो वक्तव्य है स्टेटमेंट है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। प्रश्न संख्या 61 भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ये जो है 15। संविधान सभा की प्रमुख समितियां जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जो है प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, तो एक एक पॉइंट बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। संविधान सभा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया। प्रमुख समितियां एवं उनके जो है अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। संघीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति, इसके अध्यक्ष जो है गोपीनाथ बारदोलाई थे। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों, असम के अतिरिक्त सभी उप समिति, इसके अध्यक्ष जो है AB ठक्कर थे। संघीय शक्तियों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन, इसके अध्यक्ष जो है KM मुंशी। सदन, इसके अध्यक्ष जो है देखिए हाउस के जो है B पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकारण जो संबंधी है समिति थी, उसके GV मावलंकर जो है। संविधान सभा के कार्यकरण यानी फंक्शन संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष GV मावलंकर। राज्यों यानी स्टेट संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। वित्त एंड स्टाफ समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडिडेंशियल यानी प्रत्यय पत्र संबंधी जो समिति है, इसके अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद शादुतुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान शामिल थे। बाद में इनमें BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर TT कृष्णमचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालचारी, KM मुंशी एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां हैं, इससे जो है किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में जो है जो पूछे गए हैं वो देखेंगे। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये जो है आंसर है हमारा जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष ऑलरेडी अभी हम डिटेल में देखें, फिर से रिवीजन हो जाएगा। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के SC मुखर्जी। संघीय शक्तियों संबंधी समिति, प्रांतीय संविधान समिति, ये देखिए संघीय जो शक्तियों संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है। कार्य संचालन समिति, इसके जो है अध्यक्ष KM मुंशी थे, इसके अध्यक्ष KM मुंशी थे। अभी हम देखेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 2, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रांतीय के जो है कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 3 देखिए, और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश RO मेंस 2014 में पूछा गया और अभी जो है संभावित है 11 फरवरी का जो है एग्ज़ाम है आपका उत्तर प्रदेश PCS RO का, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भी अगर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप कंपटीशन से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसका रिवीजन जो है कर लीजिए, बाकी आप पढ़ते रहिए। तो प्रश्न संख्या 3 देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? IAS प्री 2009, छत्तीसगढ़ PCS, MP PCS 2000। अभी हमने देखा भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या देखिए 5वां,
इसमें जो है आपको मिलान करना है, एक तरफ संविधान सभा समिति दिया गया है और एक तरफ जो है उनके जो है अध्यक्ष दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मूल अधिकार के कौन से हैं? मूल अधिकार के अध्यक्ष हैं सरदार पटेल जी, तो ए का हो जाएगा 4। ठीक है, कार्य संचालन या स्टीयरिंग कमेटी, तो इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया नहीं गया है। ठीक है, और मिलान करते हैं, देखते हैं। ये जो जवाहरलाल नेहरू दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं पहले संघ शक्ति का जो है क्या हो जाएगा? संघ शक्ति के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, तो सी का तो 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष, ये जो है 1 हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है। अब कौन एक बच गए? कार्य संचालन KM मुंशी तो होगा नहीं। ठीक है, कार्य संचालन का जो है KM मुंशी नहीं होगा। वो जो है कार्य संचालन पूरा लिखना चाहिए था। कार्य संचालन जो बिजनेस कमेटी था, ठीक है, कार्य संचालन जो बिजनेस कमेटी था उसके अध्यक्ष थे KM मुंशी जो है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा सही नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। देखिए स्टार मार्क किया है। ये प्रश्न जो है आयोग ने बाद में जो है बाहर कर दिया था, बट आपको पता चल गया। अगर बिजनेस देता जो है कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, तो जो है KM मुंशी सही हो जाता। ठीक है, अगर जो है बिजनेस का दिया होता है कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी यानी कार्य संचालन संबंधी समिति, तो KM मुंशी होता। तो यहाँ पे गलत है, एक्चुअली संचालन के जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों सरदार पटेल जी जो है। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी थे। अभी देखिए प्रश्न संख्या जो है 7, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य थे। चलिए देखते हैं वो कौन कौन 6 सदस्य थे। तो प्रारूप या पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के अलावे N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधवराव को तथा DP खेतान की जगह जो है वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णमचारी को जो है इस समिति में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ठीक है, तो देखिए इसमें N गोपाल स्वामी जी थे, बिल्कुल। इसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू थे, नहीं जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, बिल्कुल थे। सरदार पटेल थे, नहीं थे। तो 1 और 3 ऑप्शन हो जाएगा सी सही। चलिए आगे देखते हैं, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी मोहम्मद सादुल्ला, के मुंशी और के अय्यर सॉरी, तो ये तीनों लोग तो थे ही। तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। आंसर डी। प्रश्न संख्या 11 देखिए दोस्तों, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DB केलकर, हरिदकर, पट्टाभी सीतारमैया। और जो दूसरा उल्लेख मिलता है झंडा समिति वाला, देखिए, एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री
परिषद ने 23 जून 1947 को किया। इसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालचारी, के.एम. मुंशी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है संविधान निर्मात्री, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। आचार्य जे.बी. कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। तो दोस्तों अब आगे हम देखेंगे संविधान का स्रोत, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि संविधान जो हमारा भारत का है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय जो है विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि जो है वो बंद लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि जो है ग्रहण किया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है और सदस्यों का जो राज्यसभा का निर्वाचन है वो जापान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अभी देखिए मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता, बंधुता की जगह कभी कभी भाईचारा लिख देता है, तो स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा जो है ली गई है फ्रांस के संविधान से। जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल जो प्रबंध है ये जर्मनी से लिया गया है। चलिए दोस्तों अब इससे रिलेटेड जो है हम प्रश्न देखेंगे, क्योंकि परीक्षा में जो है काफ़ी यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके, ठीक है। अभी पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार जो है जो हमारे संविधान में लिया गया है दोस्तों, ये जो है USA के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो संविधान जो है सर्वोच्च है, आंसर जो है बी सही होगा। ये देखिए BPSC 2001, UPPCS मेंस 2013 में पूछा गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न 3 देखिए, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल जो रिव्यू है उसकी संकल्पना किस देश से ली गई है? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, USR, ऑस्ट्रेलिया जो है। तो ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू। देखिए भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से
ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। प्रश्न संख्या देखिए दोस्तों 4, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। ऑप्शन ए केवल भारत में है, ऑप्शन बी केवल यूएसए में है, ऑप्शन सी भारत और यूएसए में है और ऑप्शन डी केवल यूके में है। तो ऐसे प्रश्न जो है तुक्काबाजी से काम नहीं चलेगा, इसको लगाइए डबल स्टार। आपको याद करना पड़ेगा कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है वो भारत और यूएसए में है। ऑप्शन हमारा यहाँ सी सही है। अभी देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। तो ये है दोस्तों संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये जो है भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। जो संघात्मक व्यवस्था है वो हम लोग कहाँ से लिए हैं दोस्तों, तो ये हम कनाडा से लिए हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, बताइए। तो ये जो है कनाडा की जो है पद्धति पर आधारित है, डिटेल में अभी देखा हमने। चलिए प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ, ये जो संकल्पना है प्राप्त किया गया है कहाँ से, तो ये जो है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ऑप्शन जो है सी सही है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ, इसकी जो संकल्पना है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 पार्ट 1 के अनुसार भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। प्रश्न संख्या 9, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न संख्या 10, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, वही सेम चीज़ है, लिया गया है। उद्धृत मतलब लिया गया है। तो ये देखिए कितनी बार आया है, यूपीपीसीएस मेंस लगातार 11 12 फिर 14। तो भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना जो है लिया है, उद्धृत किया है कहाँ से, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, समवर्ती सूची कहाँ से लिया है भारत ने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब प्रश्न संख्या 11 देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रश्न संख्या 12, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। देखिए केवल क्या कर रहा है यहाँ पे, उद्धृत, गृहीत, लिया गया है। तो आपको इसमें नहीं फंसना है, शब्दों में आपको पता होना चाहिए कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया है, सिंपल ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो ये दोस्तों आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है, उसी पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आधारित है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में उपबंधित किया गया है। अभी देखिए प्रश्न संख्या जो है 14, भारतीय संविधान ने अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। मतलब कहाँ से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से। केवल प्रश्न को जो है भाषा को चेंज करके आपको कन्फ्यूज करेगा, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 15, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व
देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? तो ये सही है, आयरिश गणतंत्र से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने यानी नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। प्रश्न संख्या 16, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का आपको जो है चयन करना है। एक तरफ जो है भारत के संविधान के जो है लक्षण दिया गया है, दूसरी तरफ किस देश से गृहीत मतलब किस देश से लिया गया है ये पॉइंट दिया हुआ है। तो मूल अधिकार जो है हमने कहाँ से लिया है बताइए? मूल अधिकार जो है हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। तो ए का क्या हो जाएगा पॉइंट? ए का जो है हो जाएगा 2। शासन की जो संसदीय प्रणाली है हमने लिया है ग्रेट ब्रिटेन यूके। देखिए ये जो है बी का हो जाएगा 1, बी का क्या हो जाएगा 1। आपात उपबंध हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? जर्मनी से, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा 4। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। तो डी का हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? 2, 1, 4, 3। जिस ऑप्शन में 2, 1, 4, 3 होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं। तो ये जो है सी जो है बिल्कुल सही है, सी जो है टिक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या जो है 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जब नहीं है बोलता है ना दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से आप कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है गलत लोग ज़्यादा कर देते हैं। याद रहेगा, नहीं देखेंगे और गलत हो जाता है। तो प्रावधान और स्रोत, एक गलत रहेगा, ध्यान दीजिएगा। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग लिए हैं, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया है हमने, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, जो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया लिखा है, ये गलत है ना? कहाँ से लिया हमने? देखिए दोस्तों, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, क्या ये सही है? नहीं। केंद्र की अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं दोस्तों, वो हमने लिया है कहाँ से? कनाडा से, ठीक है, कनाडा से। इसलिए जो है ये सही नहीं है, और यही तो पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। वहीं देखिए आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से, ये भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 18, प्रश्न संख्या 18 देखिए, सूची 1 का सूची 2 से आपको मेल करना है। सूची 1 में है संवैधानिक प्रावधान और सूची 2 में दिया गया है स्रोत, जो है आपको मिलान करना है। देखिए मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार हम लोग कहाँ से लिए हैं? अमेरिकी अधिकार पत्र, अमेरिकी संविधान से। तो ये हो जाएगा ए का 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने आयरिश संविधान से लिया गया है, आयरलैंड से। तो ये जो है बी का 3 हो जाएगा। मंत्रिमंडलीय सरकार, ये जो है ब्रिटेन के संविधान से, यूके से। तो सी का हो जाएगा 1। केंद्र और राज्य संबंध, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो डी का जो है हो जाएगा 2, यानी हमारा आंसर होगा 4, 3, 1, 2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2। तो ये है हमारा आंसर, डी सही है दोस्तों, आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या जो है 19, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। संवैधानिक प्रावधान और हम कहाँ से लिए हैं, यानी स्रोत। विधि का जो शासन है वो हम लोग कहाँ से लिए हैं? इंग्लैंड से। ए का हो जाएगा 2। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है हम कहाँ से लिए दोस्तों? ये लिया है हमने जो है जापान से। तो बी का हो जाएगा 3। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये हम लोग कहाँ से लिए? कनाडा के संविधान से। ये हो जाएगा सी का 4। नेक्स्ट, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है कहाँ से लिया हमने? ये ऑस्ट्रेलिया से, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। 2, 3, 4, 1।
आंसर जो है डी सही है। देखिए आंसर डी। चलिए डिटेल में देख लीजिए आप। विधि का शासन इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा कनाडा, विधेयक सुरक्षित रखना और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न, भारतीय संविधान के मध्य सूची 1 में है और 2 में जो है जिस देश से ये अपनाया गया है। ठीक है, ए में दिया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अभी हम लोग देखे भी थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया दोस्तों, अब तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड से लिया गया, यानी ए का 3। मूल अधिकार कहाँ से लिया हमने, संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो बी का हो जाएगा 5। 1 मिनट, बी का क्या हो जाएगा 5। बी का जो है 5। सी देखिए, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची शब्द याद रखिए सीधे ऑस्ट्रेलिया, यानी सी का 1। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से, तो डी का हो जाएगा 2, यानी 3512। ऑप्शन देखिए 3512। यहाँ भी जो है ऑप्शन जो है, ऑप्शन कौन सा सही है, डी सही है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार हमने कहाँ से लिया है, रूस से, पूर्व सोवियत संघ, पूर्व नाम सोवियत संघ के संविधान से। मूल कर्तव्य जो कि आर्टिकल जो है आपका 51 का 51 का में मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे, बाद में जोड़ा गया इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 22, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कथन है। रीजन क्या है, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका या अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 22 देखिए दोस्तों, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। तो भारत का जो संविधान है पूरे जो है विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का है। तो जो ये पॉइंट है ये तो जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कथन बिल्कुल सही है। चलिए, मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो ये भी सही है। मौलिक अधिकार मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया है, हमने जो है अमेरिका से ही लिया है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार जो है हमने अमेरिकी संविधान से लिया इसलिए जो है बहुत बड़ा हो गया। तो कथन और कारण सही तो है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो आंसर भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 23 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो मूल अधिकार हमने कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रश्न संख्या 24 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को, प्रश्न संख्या 24 देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो विचार है लिया गया है, ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इससे जो है हमें भी मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए जो है वीडियो हम बनाते रहें। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल का नाम है समता अकेडमी। ठीक है, समता अकेडमी, और इसी नाम से जो है दोस्तों टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन और पीडीएफ जो स्टडी मटेरियल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों को ज्वाइन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 25। मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है लिया गया है, तो ये जो है यूएसए के संविधान से। ठीक है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ, लिखित संविधान का प्रारंभ जो है किस देश से हुआ, तो ये जो है अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसमें जो है 395 अनुच्छेद हैं।
दोस्तों इसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें हम देखेंगे भारतीय जो संविधान के प्रमुख भाग, ठीक है, जिसमें जो है 22 भाग हैं। वर्तमान में जो है गणना की दृष्टि से 25 भाग हो गया, मैंने उसी में जो है 22 क ख ऐसे करके जो है और 395 अनुच्छेद हैं। तो हम डिटेल में देखेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।